हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं। जैसे एक टॉपिक आपके सामने लीनियर मोमेंटम। यू नो वेरी वेल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मास की किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट है वो हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ में भी हम लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा? मोमेंटम में चेंजमेंट आता है। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से भी हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के बारे में डिस्कस करते हैं हम। इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पज। तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एफ कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। एक नया टॉपिक आपके सामने, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम शॉर्ट टाइम में लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम में लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पॉइंट को और उस पॉइंट पे उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, जैसे जब क्रिकेट खेलते हैं तो जब बैट से स्ट्राइक किया जाता है बॉल को, तो वो शॉर्ट टाइम में लार्ज फोर्स अप्लाई किया जाता है, दैट इज इम्पल्स। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये भी आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि लार्ज फोर्स अप्लाइड इन शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स इंटू टाइम। ये इम्पल्स का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ से आप लोग इस फॉर्मूले को और आगे भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और टाइम आपको पता है टी है। ठीक है, और एक्सेलरेशन के बारे में आप सभी को पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी। मीन्स ये लिख सकते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? m, t से t कैंसिल, क्या बचा? v माइनस यू, तो ये क्या बचा? v एम वी माइनस एम यू, यही तो बचा। ठीक है, और एम वी माइनस एम यू क्या होता है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एम वी माइनस एम यू को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला और आ गया आपके सामने, ये एम वी माइनस एम यू, और ये क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, सिंपल चेंज इन मोमेंटम। रेट जब आएगा तब टाइम भी साथ आएगा, तो इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं। इम्पल्स के दो फॉर्मूले हो गए आपके सामने, एक तो फोर्स इंटू टाइम, एक एम वी माइनस एम यू। दो फॉर्मूले हैं, तो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको फोर्स और टाइम दे देगा और इम्पल्स पूछेगा, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको इनिशियल फाइनल मोमेंटम के बारे में बताया है और मास भी गिवन है, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इम्पल्स के यहाँ पे दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। थर्ड जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? आप सभी को पता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। मीन्स एक डेफिनेशन और इसके हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, तो वो इसका एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ठीक है, तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। ठीक है, तो ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है। मान लो अगर कोई दो गाड़ियां हैं ए और बी, और दोनों जो गाड़ियां हैं वो मूव कर रही हैं। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और कंसिडर करते हैं कि u1 जो है वो u2 से क्या है? ग्रेटर है। तो कुछ देर बाद दोनों क्या होंगे? आपस में टकराएंगे। ठीक है, और एक दूसरे फोर्स अप्लाई करेंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएंगे? आपस में सेपरेट हो जाएंगे, पर उस टाइम उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, एक की v1 और एक की v2। तो ये जो कंडीशन है ये मोमेंटम की कंडीशन कब है? जब कोलिजन नहीं हुआ, और ये कंडीशन कब है? जब कोलिजन हो चुका है। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होता है? सेम। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम का एक एग्जाम्पल भी होता है, आई थिंक आप सबको पता है, रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है? देखो कि जब गन से बुलेट फायर होती है तो जो गन है
वो पीछे की तरफ मोशन करती है, रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन। तो रिकॉइल ऑफ गन में देखो, फायरिंग करने से पहले का मोमेंटम और फायरिंग करने के बाद का मोमेंटम क्या रहेंगे, सेम। तो फायरिंग करने से पहले तो जो गन है वो किस पे, रेस्ट पे है, तो फायरिंग करने से पहले मोमेंटम क्या होगा, जीरो, और फायरिंग करने के बाद का मोमेंटम आप लोग मान सकते हैं m1 v प्लस v1 मान लो m2 v2। तो ये रिकॉइल ऑफ गन का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से आप v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, m2 v2 इधर आएगा माइनस का बन के, तो v1 की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, v1 की वैल्यू बनेगी माइनस m2 बाय m1 इंटू v2, ये फॉर्मूला बनेगा रिकॉइल ऑफ द गन का। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन और भी होती है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का फटना। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। तो जब बॉम्ब फटता है तो पहले तो किस पे होता है, रेस्ट पे, उसके बाद उसके जो पार्टिकल हैं वो मोशन करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा। स्टार्टिंग में बॉम्ब के एक्सप्लोजन होने से पहले का मोमेंटम जीरो, और बाद में आप कुछ भी लिख सकते हो m1 u1 m2 u2। ठीक है, जितने पार्टिकल जाएंगे सबका मास और सबकी वेलोसिटी आप लिख सकते हैं, सोन m1 और un तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे आप एक्सप्लोजन ऑफ बम की न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप ध्यान रखना, मोमेंटम के P इजिकल टू एम वी, न्यूटन सेकेंड लो, F इजिकल टू एम ए। इम्पल्स के दो फॉर्मूले हैं। ठीक, कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम में हमारे पास मेन फॉर्मूला ये है, इससे हमने दो फॉर्मूले और डिराइव किए, एक तो रिकॉइल ऑफ गन का, दूसरा एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में आपको हेल्प करेंगे। एक नया टॉपिक आपकी स्क्रीन पे देखिए, अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। जब एक पर्सन लिफ्ट में मूवमेंट करता है तो उसके वेट में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, अपेरेंट का मतलब होता है जो फील कर रहा है, एक्चुअल वेट नहीं, अपेरेंट वेट। दो टाइप की वेट होते हैं, एक तो एक्चुअल जो उसका वेट है, अपेरेंट जो लिफ्ट के अंदर मोशन करने में, या लिफ्ट के अंदर जब वो मूवमेंट करता है, ठीक है, लिफ्ट मूवमेंट करता है और वो लिफ्ट के अंदर है, तब उसका जो वेट है उसको बोलते हैं अपेरेंट वेट, जो उसका एक्चुअल वेट नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ग्राउंड भी हम पे उतना ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मैन है, ठीक है, वो लिफ्ट में किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और वो नीचे वेट अप्लाई कर रहा है mg, ठीक है, ग्राउंड पे या इस सरफेस पे बोल सकते हैं, ग्राउंड नहीं, सरफेस पे, और mg क्या है, इसका वेट है। ठीक है, तो ये सरफेस भी इस पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स आई थिंक आप लोग जानते हैं, यू आर वेल फैमिलियर अबाउट दिस टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कुछ कंसिडर करके चलते हैं, कुछ केसेस लेके चलेंगे कि मान लो कि जो ये लिफ्ट है ये रेस्ट पे है। उससे पहले हम एक इक्वेशन देखते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, यही तो कहता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो हम लेके चलते हैं, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तब क्या होगा, देखो फोर्स कौन सा, रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब ये जो लिफ्ट है वो ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए यहाँ पे जीरो है। देखो इस फॉर्मूले का यूज हमने यहाँ पे किया है, एफ की जगह हमने एफ लिखा है रिजल्टेंट फोर्स। देखो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड में वेट और एक इसका जस्ट रिएक्शन फोर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, आर माइनस एम जी। अभी हमें ये नहीं पता कौन सा फोर्स बड़ा है, तो हमने आर माइनस एम जी लिख लिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बट यहाँ पे ए क्या है, जीरो, दैट इज एक्सेलरेशन, बिकॉज लिफ्ट इज एट रेस्ट। तो अगर ये रेस्ट पे है तो ए यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या आएगा, एम जी। और R इक्वल टू एम जी का मतलब क्या हुआ कि जितना इसका वेट है, ये जो वेइंग मशीन है उतना ही वेट इसको दिखाएगी, मीन्स एक्चुअल वेट इसको फील होगा फिलहाल, एक्चुअल वेट। ठीक है, जो इसका एक्चुअल वेट है वही वेइंग मशीन दिखाएगी। ठीक है, एक दूसरा केस और लेके चलते हैं हम यहाँ पे, देखो सेकंड केस।
सेकंड केस क्या है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तब हम इस केस को कैसे स्टडी करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो हुआ। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग आपको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। हेयर ए इज इक्वल टू जीरो, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो हमारे पास सेम जो केस है वही आएगा, आर इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो अगर कोई लिफ्ट है उसमें एक मैन स्टैंड मतलब खड़ा है, और अगर जो लिफ्ट है वो या तो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उन दोनों केसेस में उसके वेट में कोई फर्क नहीं होगा, उसको एक्चुअल वेट ही फील होगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, जो उसका अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट है दोनों क्या होंगे, सेम। मीन्स जो मशीन है, वेइंग मशीन, वो एक्चुअल वेट शो करेगी। ठीक है, जो उसका एक्चुअल वेट है। ठीक है, एक थर्ड केस और हम यहाँ पे देखते हैं। देखो थर्ड केस क्या आएगा इसका, देखिए थर्ड केस इसका स्टडी करते हैं। थर्ड केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है, आपको बस कंसंट्रेट करके देखना है इसको, आप अपने आप समझ जाएंगे। अपवर्ड एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अपवर्ड फोर्स क्या है, ज़्यादा हुआ, तभी तो ऊपर ही एक्सेलरेट करेगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर नीचे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगी, ऊपर ज़्यादा लगेगा तो ऊपर एक्सेलरेट करेगी। तो वही न्यूटन के सेकंड लॉ से हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड केस जो है वो क्या है, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, तो ये वाला फोर्स क्या हुआ, बड़ा हुआ, और ये क्या हुआ, इससे स्मॉलर हुआ। तो यहाँ से आर माइनस एम जी इज इक्वल टू, अब तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एम ए। ठीक है, देखो फॉर्मूला यही है मेन, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम ये इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, देखो दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ये ऊपर है ये नीचे है। ठीक है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो दोनों क्या होंगी, माइनस ही तो होंगी। ठीक है, तो फोर्स क्या है, आर माइनस एम जी। हमने आर क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, मीन्स आर इज इक्वल टू एम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ए प्लस जी, ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स आया। अब देखो एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है ग्रेविटी में, मीन्स अब इसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट आर है, जो अपेरेंट वेट है वो किसके इक्वल आएगा, वो एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। ठीक है, वो एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। क्लियर, देखो इसका फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या आएगा इसका, कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। फोर्थ केस देखिए, व्हेन लिफ्ट मूविंग, यही लिख देते हैं एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर यही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान के चलते हैं तो अब ये वाला फोर्स बड़ा हो गया ना एम जी, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होगा वो वाला फोर्स बड़ा होगा। तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, वही फॉर्मूला हमने फिर से यूज किया, न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ से देखिए एम ए इधर आएगा तो क्या बनेगा, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर, आर क्या बनेगा, एम जी माइनस ए। तो देखो अब यहाँ पे जी में से ए क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के इक्वल नहीं है। ठीक है, सॉरी ये हमने इक्वल लिखा है, ये गलत है, अपेरेंट वेट इक्वल नहीं होगा, अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, तो ज़्यादा कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे क्या होगा, अपेरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट।
देखो यहाँ एक्सेलरेशन में ग्रेविटी ऐड हो रही है, तो अपेरेंट वेट है वो ज़्यादा, मतलब उसको अपना वेट ज़्यादा फील होगा। ठीक है, जब लिफ्ट है वो एक्सेलेरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो वेइंग मशीन है उसको वेट है उसके एक्चुअल वेट से ज़्यादा शो करेगी। ठीक है, मीन्स उसका अपेरेंट वेट क्या होगा, ज़्यादा एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, कम एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। क्यों? क्योंकि अब जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे हो रहा है उस टाइम वेट में डिफरेंस आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट के टाइम इसके वेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आप इक्वेशन देखिए, ए प्लस जी, ग्रेविटी में एक्सेलेरेशन ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका वेट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, एम ए प्लस एम जी हो जाएगा, एम जी तो वेट है ही, प्लस में एम ए और इसमें ऐड होगा। बट यहाँ पे एम जी में से एम ए माइनस हो रहा है, मतलब जो उसका वेट है उसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो उसका एक्चुअल अपेरेंट वेट क्या होगा, कम, मतलब उसको जो फील हो रहा है वो कम वेट फील होगा। ठीक है, इसका एक केस और स्टडी करते हैं। लास्ट केस है, वो क्या है, व्हेन लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग का मतलब होता है किसी बॉडी पे केवल ग्रेविटी का इफेक्ट हो। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे केवल ग्रेविटी का इफेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग के टाइम जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो जी के इक्वल हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जो ए है वो जी के इक्वल होगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी लिफ्ट और फ्रीली मूव करेगी, मीन्स इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। या ये कहें, ये लिफ्ट जिस रस्सी से या जिस स्ट्रिंग से बंधी हुई है उसको काट देते हैं। ठीक है, मान लो लिफ्ट कैसे चलती है, उस पर स्ट्रिंग लगी होती है लोहे की, उसको ऊपर पुल करती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आती हैं। अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो बॉडी पे केवल ग्रेविटी का इफेक्ट होगा और वो फ्रीली मूव करेगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है उसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी आ गया, तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, तो आर इज इक्वल टू जीरो। अब इस टाइम उसको अपना अपेरेंट वेट कितना फील होगा, जीरो। ठीक है, मतलब उसको जीरो वेट फील होगा, उसको कोई भी वेट फील नहीं होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस इस कंडीशन का नाम है। ठीक है, मीन्स जब ये लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी उस टाइम इस पर्सन को अपना वेट जीरो फील होगा। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। मीन्स कोई वेट उसको फील नहीं हो रहा। ठीक है, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, आप देख सकते हैं अपेरेंट वेट इन ए लिफ्ट को हमने इस फॉर्मूले से ही सोल्व किया है कंप्लीट। ठीक है, रेस्ट पे और यूनिफॉर्म मोशन में जो वेट है एक्चुअल वेट वो अपेरेंट वेट के इक्वल होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो वेट उसको बढ़ा हुआ फील होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेट उसको कम फील होगा। ठीक है, फ्रीली फॉल कर रही है तो वेट उसको जीरो फील होगा। ओके डियर स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं M1 M2। ठीक है, और हमने क्या किया है, आउटसाइड एक फोर्स अप्लाई किया है M1 ब्लॉक पे। ठीक है, तो अब जो M1 ब्लॉक है वो M2 पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि मान लो अगर ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये इस पे फोर्स करेगा अप्लाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम FBD बोल देते हैं शॉर्ट पे, FBD। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं पहले, जो M1 अपने पास है, ये जो ब्लॉक है स्मॉल ब्लॉक M1, इसका FBD बनाते हैं। ठीक है, FBD में हम लोग क्या दिखाते हैं कि जितने भी इन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन सभी को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो F हमने यहाँ पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी,
जब इस पे आउटसाइड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये इस पे अप्लाई करेगी, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन M2 रिवर्स में इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि ये इस पे कर रही है तो ये इस पे करेगी, तो इस पे एक फोर्स लगेगा M2 की वजह से, जिसको मैं स्मॉल f से आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, ये FBD किसका हो गया, M1 का। अब बनाते हैं FBD किसका, M2 का। M2 का देखो FBD कैसे बनेगा, ये हमारे पास एक मास है M2, इस पे वही फोर्स अप्लाई हो रहा है केवल जो ये वाला ब्लॉक इस पे अप्लाई कर रहा है, मींस ये जो इधर लग रहा है इतना ही फोर्स इस पे लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा इस पे ये वही स्मॉल f लगेगा इस पे। ठीक है, क्योंकि ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है मान लो स्मॉल f, तो ये भी इस पे अप्लाई करेगा स्मॉल f। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दीज आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो इस वाले ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, इस वाले ब्लॉक पे केवल एक फोर्स लग रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल टू ma। अब इनको सोल्व करने के लिए हम फिर से न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ रुख करेंगे। अब अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स अप्लाई करेंगे तभी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो बॉडी तो इधर ही मूव करेगी, तो कंप्लीट देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू f बाई एम, क्योंकि f क्या होता है ma, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, f अपॉन m कितना आएगा टोटल, m1 प्लस m2, ये क्या है एक्सेलरेशन आया, कंप्लीट सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो देखो एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा दोनों का। अब मैंने आपको अपेरेंट वेट वाले केस में समझाया था, जिधर एक्सेलरेशन ज़्यादा है वो वाला फोर्स क्या आएगा आपके पास, वो वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिस साइड ये कम है उस साइड कम होगा। तो अगर M2 के लिए अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, देखो इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है, इधर ही फोर्स है केवल, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, F इज इक्वल टू ma, और m कौन सा, M2। देखो उस साइड से कोई फोर्स नहीं है ना, तो F माइनस जीरो, तो जीरो तो जीरो ही है, तो F इज इक्वल टू M2 है। अब a की वैल्यू हमें पता है, तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू M2, और a हमारे पास कितना है, F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये F की वैल्यू आ गई। ठीक है, कौन से F की, जो F है वो M2 पे लग रहा है। ठीक है, M2 पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू ये है। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर फोर्स लग रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है, बट एक्सेलरेशन तो इधर हो रहा है ना, तो F माइनस F इज इक्वल टू M1a, जो मैंने अपेरेंट वेट वाले केस में आपको समझाया था। ठीक है, इसकी भी इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है तभी तो इधर मूवमेंट हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन लिखेंगे F माइनस F इज इक्वल टू M1a। ठीक है, और स्मॉल f की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इस f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब कांटेक्ट में आ रही है दोनों बॉडी, इस पॉइंट पे कांटेक्ट में आ रही हैं, तो ये वाली बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी और ये वाली बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और हमने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये इनके कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। देखिए दो बॉडीज़ के लिए तो हमने पढ़ लिया, अगर आपके सामने 3 बॉडी डायग्राम आ जाए तो आप क्या करेंगे, फिर से वही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी साइड होगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपके सामने, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। ठीक है, तीनों का आप अलग अलग FBD बनाएंगे। ठीक है, M1 का अलग, M2 का अलग है, M3 का अलग। जैसे M1 का बनाएं, M1 के लिए अगर बनाएं FBD ऑफ M1 फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखिए M1 का FBD कैसे बनेगा, ये M1 है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला फोर्स F, ये इस पे अप्लाई करेगा तो ये वापस इस पे अप्लाई करेगा। अब जो 1 है वो 2 पे अप्लाई कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे, फोर्स अप्लाई ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे पे फोर्स लग रहा है पहले की वजह से, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ में आ रहा, हम कैसे लिखते थे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वैसे ही फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये वापस लगाएगा इस पे,
ये लगेगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दूसरे की वजह से पहले वाले पे फोर्स लगेगा इधर, पर बॉडी एक्सेलरेट तो इधर ही कर रही है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे देखो, F माइनस F12 इज इक्वल टू M1A, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। ये पहले वाले जो हमारे पास ब्लॉक है उसकी इक्वेशन बनी है, ठीक है। सेकंड जो ब्लॉक है उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो सेकंड ब्लॉक जो आपके सामने है, सेकंड ब्लॉक की इक्वेशन आप बना सकते हैं, जो M2 है। अब देखो M2 पे इधर से फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है देखो, ये लग रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब M2 M3 पे लगाएगा और M3 M2 पे, तो वापस जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, मतलब दूसरे पे लग रहा है पहले की वजह से, दूसरे पे लग रहा है तीसरे की वजह से, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होगा यहाँ पे, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए इसको। और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इसी साइड हो रहा है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा हुआ, मीन्स F21 माइनस F23 इज इक्वल टू M2A, ये सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही हम थर्ड की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। M3 का FBD बनाओगे तो M3 पे तो केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, इधर से कोई फोर्स है ही नहीं, इस पे लग रहा है 3 ड्यू टू 2, ठीक है, तीसरे पे दूसरे की वजह से, तो F32 इज इक्वल टू क्या आएगा, M3A, ये हमारे पास तीसरे की इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ऐसे हमने तीनों की इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो फोर्स ऑन 3, जो हमारे पास तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, उसको हम क्या लिखेंगे, M3A, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन आई आपके सामने, 1